हेलो बच्चों, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म, इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग रीड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फेडरलिज्म के टाइप्स और उसके फीचर्स के बारे में जाना था। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इसका मतलब आपको बताना है कि ऐसे कौन से पॉइंट है जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इसके लिए आपको जो फेडरलिज्म के फीचर्स है वो याद रखने होंगे, क्योंकि इंडिया में वो सारे फीचर्स फॉलो होते हैं, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री। सो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। और फेडरेशन जो वर्ड है नॉट यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि फेडरल वर्ड या फिर फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है, बट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हमारा इंडियन यूनियन की बात करें तो ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। इसके लिए अलग अलग और क्राइटेरिया, जैसे 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमने पढ़ा था फेडरलिज्म का फीचर्स की, वहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट सेंट्रल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड लास्ट इज लोकल लेवल। लोकल लेवल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रूरल में पंचायत एंड अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज। नाउ इसमें ये भी आपको नोट करना है, इनिशियली देयर वाज ओनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहले सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेंशन था, उसके बाद थर्ड टायर या फिर थर्ड लेवल 1992 में इसको अमेंड करके ऐड किया गया था। थर्ड फीचर, 3 लिस्ट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। इसके लिए हमें याद रखना होगा कि ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। इससे ये प्रूफ होता है कि जो अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट है उनके खुद की जुरिडिक्शन है। ये पॉइंट भी हमने फेडरलिज्म के फीचर्स में देखा था। इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि अलग अलग जो लिस्ट दे रखी है उनकी क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले देखते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। So only the union government can make law on the subject mentioned in this list। इसमें सिर्फ कौन कानून बना सकती है? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें रूल बना सकती है। इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, ये सारे मैटर आते हैं। नेक्स्ट लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो रूल बना सकता है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। नेक्स्ट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें रेजिडुअरी पावर या फिर रेजिडुअरी सब्जेक्ट, इट इंक्लूड दो सब्जेक्ट विच आर नॉट ऑन द अबव 3 लिस्ट, जो इन तीनों में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि जो रिमेनिंग टॉपिक है उनकी अगर बात करें, जैसे कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, ये जो रूल बनाने की पावर है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पावर है कि वो रूल बना सकती है। तो इसको नोट्स के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इसमें कौन से मैटर आते हैं? नेशनल इंपॉर्टेंस, और ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे सारे देख सकते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करें, ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ, और इसमें मैटर आते हैं स्टेट इंपॉर्टेंस वाले, जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जिसमें बहुत सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इसमें मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाले आते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, डाइवोर्स, साथ के साथ ट्रेड यूनियन। और रेजिडुअरी सब्जेक्ट यानी कि रिमेनिंग सब्जेक्ट की बात करें, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है कि वो लॉ बना सकती है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, एनवायरनमेंट या फिर पॉल्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ फीचर्स जो बताता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ऑल स्टेट डू नॉट हैव आइडेंटिकल या फिर सेम पावर। इंडिया में सभी स्टेट के पास सेम पावर नहीं है, और ये पॉइंट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाला बताता है, जो ये मेंशन करता है नॉट गिव इक्वल पावर। सो इंडिया भी एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यहाँ पर सम स्टेट है स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस है, उनको फंडिंग भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है। सो यहाँ मेंशन कर सकते हो फंडिंग क्या होगी? मोर होगी यहाँ पे। अब जैसे आर्टिकल 371 डील करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में, उनको स्पेशल स्टेटस है,
और आर्टिकल 370 ये डील करता है जम्मू एंड कश्मीर JNK के बारे में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरीज की, जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उनका एजेंट गवर्नर के थ्रू। 2 UT ऐसी है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर CM होते हैं और इनका हाई कोर्ट भी है। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ फीचर्स था उसको और डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स constituent units. So all states in the Indian Union do not have identical same power. Some states enjoy a special status. कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया गया जो हम लोग देख चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर। नाउ फिफ्थ फीचर जो बताता है फंडामेंटल प्रोविजन के बारे में। फंडामेंटल प्रोविजन या फिर चेंज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसको चेंज करना है बेसिक स्ट्रक्चर को तो उसके 2 मेथड हैं। पहले द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज इट्स ओन, पार्लियामेंट अपने आप से चेंज नहीं कर सकते। अगर उसे चेंज करना होगा तो इट शुड बी पास्ड बाय बोथ हाउस, दोनों हाउस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा में विथ 2/3 मेजोरिटी यानी कि 66.66% से इसको पास करना होगा। और साथ के साथ में इसको रेटिफाई भी करना होगा मोर देन 50% या फिर हाफ ऑफ स्टेट, जितने स्टेट है उसका लगभग आधे स्टेट की रेटिफिकेशन होनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो बात करेगा जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द सोल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म के फीचर्स में कि जब भी अगर डिस्प्यूट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में तो कौन सोल्व आउट करवाता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो द जुडिशरी प्ले important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure। और इसमें बताया गया अगर डिस्प्यूट होगा तो इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। नाउ लास्ट पॉइंट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी फाइनेंशियल सोर्स होंगे उसको भी मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। So the union and state government have power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them। यानी कि इन दोनों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंशन की गई है। सो इस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में अगर डिस्कस करें तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, सो फर्स्ट पॉइंट 3 टायर डिवीजन ऑफ पावर, सेकंड सेपरेट जुरिडिक्शन है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू, थर्ड स्पेशल स्टेटस है सम स्टेट को, फोर्थ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकते हैं इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता और चेंज करना होगा तो 2 कंडीशन पड़ी थी, उसमें स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, साथ के साथ में 1/2 स्टेट की रेटिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जुडिशरी की भी हमने देखा था डिस्प्यूट सोल्व करती है और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वाली पावर भी हमने देखी थी। नाउ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट ऑन यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज में। सबसे पहले हमें जानना होगा कितने यूटी है। देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। इसमें एग्जांपल सारे देख सकते हैं आप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड स्पेशली इसको याद रखना होगा दमन एंड दीव प्लस दादर एंड नगर हवेली। पहले ये अलग अलग थी लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया गया है। नाउ ये मैप है, इस मैप में एक एक यूटी को आप लोग याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इन यूटी के बारे में और डिस्कस करते हैं। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल, ये वो एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं सो दैट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा छोटे रह गए बट विच could not be merged with any of the existing state, और इनको किसी भी स्टेट के साथ मर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा जो याद रखना है वो ये भी याद रखना होगा दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट, और इनके पास में स्टेट की पावर नहीं होती। सो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वही इनको कंट्रोल करती है। दे हैव स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरियाज। तो जो यूटी के बारे में अगर बात करें इनको स्पेशल पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है इनके रिगार्डिंग रूल्स बनाने की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इसके लिए हमें 3 पॉइंट को याद रखना होगा। सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी एंड लास्ट सेंटर स्टेट रिलेशन। अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर जब स्टेट क्रिएट किए जाते हैं उन्हें कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। इंडिया में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। उसके बाद में बहुत सारे स्टेट क्रिएट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हमें याद रखना होगा सबसे पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश 2014 में डिवाइड हो गया था और इससे एक स्टेट और बना था तेलंगाना। इसकी कैपिटल क्या बनी? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की याद रखनी है आपको अमरावती। सो बहुत सारे चेंजेस किए गए। मैनी ओल्ड स्टेट वेनिश एंड न्यू स्टेट वर क्रिएटेड, न्यू स्टेट बनाए गए। बाउंड्रीज, एरियाज एंड नेम ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज, इनको चेंज कर दिया गया। साथ के साथ में इसका रीजन अगर जानना होगा, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव इन सेम स्टेट। इसका रीजन ये बताया गया है कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम ही स्टेट में रह सके। फर्स्ट रीजन ये। सेकंड रीजन, सम स्टेट क्रिएटेड ऑन बेसिस ऑफ कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी। कुछ स्टेट कल्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ की इथनिसिटी और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी क्रिएट किए गए, जैसे नागालैंड, झारखंड एंड उत्तराखंड। और इसकी वजह से बहुत सारे जो स्टेट है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन काम आसान हो गया। साथ के साथ इट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इससे कंट्री ज़्यादा यूनाइट हुई। स्टार्टिंग में ये जरूर डर लगा था कुछ लीडर्स को कि इससे देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन बाद में इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिला। इसको और समझ सकते हो लिंग्विस्टिक स्टेट को, जैसे द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। और फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट जो पड़ा था आंध्र प्रदेश है, इसमें आपको याद रखना होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चलाया गया था वहाँ के लीडर के द्वारा, पोटी श्री रामुलु के द्वारा। सो उनके इस मूवमेंट के थ्रू ही बाद में तेलुगु स्पीकिंग सेपरेट स्टेट बनता है। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश को याद रखना है, ये क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें जो हिंदी लैंग्वेज है ये मेजोरिटी परसेंट 40% लोग इसी लैंग्वेज को बोलते हैं। टोटल जो शेड्यूल लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जिनको मेंशन किया गया। सो विच इज मेंशन इन 8th शेड्यूल इज कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेज। और टोटल लैंग्वेज हमें याद रखनी है 22 लैंग्वेज है विच इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इंक्लूड इंग्लिश एंड राजस्थानी। इसमें याद रखना है कि इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। और शेड्यूल लैंग्वेज का बेनिफिट क्या है? एक कैंडिडेट कैन ऑप्ट एनी शेड्यूल लैंग्वेज फॉर द एग्जाम। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम देनी है तो कैंडिडेट इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से जो उसको पसंद है वो ऑप्ट कर सकता है। हमारी बुक में एक वर्ड दे रखा है बिसाइड्स हिंदी। बिसाइड्स हिंदी का मतलब है कि हिंदी प्लस 21 लैंग्वेज, यहाँ पे बोला कि बिसाइड हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेज। का मतलब ये हिंदी प्लस 21 की बात करते हैं तो टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो ये, स्टेट है ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और सभी स्टेट को ये इजाज़त है कि उनका खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। According to Constitution, use of English as an official language stopped after 1965। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया था कि 1965 के बाद में यूज ऑफ इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट ने इसका प्रोटेस्ट किया। उनकी डिमांड थी कि इसको कंटिन्यू किया जाए इंग्लिश को। सो जिस वजह से बाद में इसको कंटिन्यू कर दिया गया था। और ये डिमांड स्पेशली साउथ इंडिया तमिलनाडु में हुई थी। सो गवर्नमेंट का ये
मोटिव रहा है कि हिंदी को प्रमोट किया जाए। सो इट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, पहले बिफोर 90 और सेकंड पढ़ेंगे आफ्टर 1990। अगर बात करते हैं बिफोर 1990, उस समय फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट हुआ करती थी, और अगर बात करें उस समय सेम गवर्नमेंट ही रूल कर रही थी, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो। हर जगह आप देख सकते हो कांग्रेस ही रूल कर रही थी, चाहे स्टेट पे हो या फिर सेंटर पे हो। और अगर इसी बीच में डिस्कस करते हैं 1977 और 80 के, उस समय जनता दल पार्टी जीती थी। बाकी अगर देखा जाए आज़ादी के बाद से 1990 तक कांग्रेस का ही रूल रहा था, बीच में 3 साल जनता दल पार्टी जीती थी। आफ्टर 1990 नो पार्टी गेट ए फुल मेजोरिटी। 1990 के बाद से लेकर 2014 तक किसी की फुल मेजोरिटी नहीं आती, और यहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट आता है, और साथ के साथ में कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार का कॉन्सेप्ट आता है, जिस वजह से बाद में कोर्ट मेड डिफिकल्ट डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले स्टेट गवर्नमेंट को आसानी से डिसमिस कर दिया जाता था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इस प्रोसेस को डिफिकल्ट बना दिया ताकि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जा सके। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में याद रखना है, फॉर ए लॉन्ग टाइम वन पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड स्टेट। वन पार्टी यहाँ पर कांग्रेस की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इट अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट व्हेन स्टेट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टीज। और यहाँ पर जो स्टेट हुआ करती थी, स्टेट पार्टीज, उनकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी क्योंकि उनको आसानी से डिसमिस कर दिया जाता था। बट इन 1990 नो सिंगल पार्टी हैड मेजोरिटी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एट सेंटर। 1990 के बाद में किसी की भी फुल मेजोरिटी नहीं आती थी। So it started the era of coalition government. This led to new culture of power sharing and respect the autonomy of state government. अब क्या होने लग गया, स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टीज थी उनकी भी वैल्यू बढ़ चुकी थी। नाउ नेक्स्ट इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं चैलेंज बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990। अगर बिफोर 90 की बात करें तो उस समय पॉलिटिकल सीन वाज डोमिनेटेड बाय, उस समय वन पार्टी डोमिनेट करती थी बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। लेकिन आफ्टर 1990 चेंज आ गया, नाउ द सेंटर एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन कोalition। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें, एज व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जब स्टेट लेवल पर रूलिंग पार्टी अलग हुआ करती थी, देन द पार्टी दैट रूल एट सेंटर, यानी कि जो सेंटर वाली पार्टी थी वो ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट। अब स्टेट की पावर को वो अंडरमाइन कर देती थी, इग्नोर कर देती थी। A number of regional parties have become powerful and play a crucial role at state and center. But after 1990 बहुत सारी रीजनल पार्टीज पावरफुल हो जाती है और सेंटर और स्टेट दोनों में काफ़ी रोल प्ले करती है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट would often misuse the constitution to dismiss the state government। पहले ये हुआ करता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। लेकिन अब एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुका है और डिसमिस करना भी बहुत ही मुश्किल प्रोसेस बन चुका है। नाउ आज का हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन अलायंस गवर्नमेंट एंड कोalition गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। अलायंस का मतलब होता है जब कोई भी गवर्नमेंट चुनाव से पहले गठबंधन करती है वो होती है अलायंस, और जो चुनाव के बाद करती है वो होती है कोalition। अब इसको पढ़ लेते हैं। अलायंस रेफर्स टू ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर एंड जॉइन हैंड सो एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि चुनाव लड़ने से पहले जब दो पार्टियां, दो से ज्यादा पार्टियां आपस में हाथ मिला लेती हैं। नेक्स्ट कोalition में क्या होता है, व्हेन इन इलेक्शन नो पार्टी सिक्योर मेजोरिटी सीट, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी सीट
सिक्योर नहीं कर पाती तब पार्टी साथ मिल जाती है, उसे कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। सो स्पेशली ये याद रखना है, इट इज बिफोर द इलेक्शन एंड इट इज आफ्टर द इलेक्शन। तो लास्ट पॉइंट, टू विन द इलेक्शन बाय गेनिंग मेजॉरिटी सपोर्ट। और ये क्यों किया जाता है? ताकि चुनाव जीता जा सके मेजॉरिटी सीट के थ्रू। और कोalition की बात करें, इसका मकसद होता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ताकि सरकार बना सके। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आज का हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचता है जो है डिसेंट्रलाइजेशन। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो इसको हम लोग लास्ट पार्ट थर्ड में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।